Hello everyone, welcome to August IAS. Today we are into the second lecture of Vision IAS PT 365 Indian Economy section. Our target is to get around 140 plus in GS paper 1. आज जैसा आपको पता लग रहा होगा थोड़ा आज मुझे वायरल है और गला खराब है, लेकिन since I gave you the commitment that I will be completing this particular lecture series within 10 to 15 days, तो इसीलिए जो है थोड़ा आज आप वॉल्यूम पे कॉम्प्रोमाइज कर लेना, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेना अपने एंड में टीवी में. एनीवेज, तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे. सबसे पहली बात, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी by around 6%. Data is not important here, and the data is given by OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. अब कई स्टूडेंट्स ये पूछते हैं मुझसे कि सर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको पढ़ना कैसे होता है. ये सबसे बेसिक क्राइटेरिया है कि जब कोचिंग वाले पेपर आ रहा होता है तो कोचिंग इंडस्ट्री विल डंप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन यू. उसमें एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, उसके अंदर 200 ऑर्गेनाइजेशन होगी. वो 200 को याद रखना और उनके बारे में 5-6 पॉइंट्स याद रखना, मतलब कि आप लगा लो 1000 से 1500 पॉइंट आपको याद रखने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के. दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो अंदर याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा प्रायोरिटाइज करा करो. जो रेगुलरली न्यूज़ में है या जिसको इंडिया को लेके जहाँ पे हमारा कुछ इश्यू हो गया इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या वर्ल्ड लेवल पे जैसे WHO में ग्लोबल जो है कोविड को लेके इशू हो गया था, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रायोरिटाइज करेंगे और बाकी को थोड़ा रेलेगेट करते रहेंगे पीछे की तरफ. अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखना क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल देता हूँ. OECD जो है, पहली बात सबसे बेसिक चीज़ है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस. ठीक है. इसके बाद इसके मेंबर कौन है, वो कंट्रीज जिनकी हाई रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, HDI में जिनकी रैंक हाई है, वो इसकी मेंबर है. मोस्टली, नॉट ऑल, मोस्टली वो मेंबर हैं. ये पीटी में ये ऑल मस्ट, इन पे इन वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना होता है. फिर तीसरी बात, इंडिया इज नॉट अ मेंबर. इंडिया जो है OECD का मेंबर नहीं है. फिर इसके बाद इसकी जो 2-3 फ्लैगशिप रिपोर्ट है, जो इसकी मेन पब्लिकेशन है, एक दो मेन रिपोर्ट है, उनको आप याद कर ले, उनके नाम. बस ये 4-5 चीज़ें याद करो और उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. ज़्यादा इन डेप्थ जाने की नहीं. इन डेप्थ तब जाते हैं जैसे कि WTO हो गया, उसका एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर हो गया, पीस क्लॉज हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहाँ पे मैं जाऊँगा इन डेप्थ. यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन है इनकी सिर्फ बेसिक क्या इंडिया मेंबर है, अगर इंडिया नहीं है तो मेंबर कौन है, हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये बेसिक चीज़ है. देन आगे चलते हैं. OECD ने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी ग्लोबल इकोनॉमी, और यहाँ पे GDP का डेटा रिलीज करा है NSO ने. ये याद रखना, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीजेस द GDP डेटा इन इंडिया. अब इसमें एक चीज जो मिसिंग है, जो मैं चाहूंगा स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, विच इज दैट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर NSO आता है, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. अब UPSC को पता है कि यहाँ पे कोचिंग वाले जो हैं वो बता रहे हैं कि अल्टीमेटली यहाँ पे आपका इस डिपार्टमेंट के अंदर है, तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए. एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलो, कंपटीशन से पेपर क्लियर करना आसान हो जाएगा. तो इस तरीके से जो है UPSC थोड़ा सा हमें जो है आगे, हमसे एक कदम आगे रहती है सोच में, और जो स्टूडेंट थॉरली प्रिपेयर नहीं करते हैं वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है. तो NSO इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे है ग्रोथ 4.2%, पहले थी हमारी 6.1%. अब यहाँ पे आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ जो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, जिसमें यहाँ पे वर्ड हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, फिर आपने वर्ड पढ़ा होगा रिसेशन, फिर आपने वर्ड पढ़ा होगा एक स्लो डाउन इन GDP. तो इनका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है. ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक एसेंस के तौर पे समझाता हूँ. वी आर सिटिंग इन अ कार, हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं एंड वी आर गोइंग फॉरवर्ड. हम 5th गियर के अंदर गाड़ी में बैठे हैं, 5th गियर पे चल रही है, 100 की स्पीड पे चल रही है. ठीक है. अब
ये है हमारी इकोनॉमी की स्पीड जब वो ग्रो कर रही है टॉप मोस्ट स्पीड। वो उसके बाद नाउ वी हैव चेंज द गियर। अब थोड़ी रोड खराब आ गई, हमने कहा जो है गियर को चेंज कर लेते हैं। नाउ वी आर इन थर्ड गियर एंड नाउ द स्पीड इज 60। नाउ दिस कैन बी सीन एज अ स्लो डाउन। योर इकोनॉमी, योर कार इज योर इकोनॉमी, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, बट पहले 100 की स्पीड से आगे बढ़ रही थी, अब 60 की स्पीड से आगे बढ़ रही है। तो दिस 60 रिप्रेजेंट्स स्लो डाउन। अब व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज रिसेशन? रिसेशन है आपका नेगेटिव ग्रोथ फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। मतलब अब आपकी गाड़ी को आपने रिवर्स गियर डाला और अब आपकी गाड़ी वापस जा रही है। तो पहले आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, 100 से 110 हुई, तो 10% का ग्रोथ है। अब इसके बाद इसे 10% के हिसाब से 121 का होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इसमें ग्रोथ हुई सिर्फ 115 की, तो ग्रोथ कम है। तो इसे हम बोलेंगे थोड़ा सा एक स्लो डाउन टाइप, कि पहले की तरह ग्रो नहीं कर रही, थोड़ी स्लोली ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है लेकिन स्लोली ग्रो कर रही है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, पहले आपकी इकोनॉमी 100 की थी, नेशनल इनकम 100 रुपीज थी, अब वो हो गई आपकी 90 रुपीज, 90 रुपीज। तो दिस विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और जब ये 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स तक दोबारा, अगले ये एक क्वार्टर का है, अगले क्वार्टर फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर इसका साइज छोटा हो गया, फिर इनकम, नेशनल इनकम कम हो गई, देन टेक्निकली एज पर वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स इट विल बी नोन एज अ रिसेशन। ये बेसिक चीज याद रखनी, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें पता होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स। इसकी डेटा की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें, आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम होती है वो क्या होती है, आपकी नेशनल इनकम, ठीक है, या आप बोल दो उसे जीडीपी डिवाइडेड बाय योर पॉपुलेशन, दैट इज योर पर कैपिटा इनकम। देन आगे चलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट हैज वाइडेंड टू 4.59%। ये डेटा पुराना है, 2019-20 का है। जो 2020-21 में हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो और ज्यादा बढ़ गया है, इट हैज इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड की वजह से 2020-21 में जो लॉकडाउन लगा, रिसेशन आया इंडियन इकोनॉमी में, और गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया, उसकी वजह से हमारा फिस्कल डेफिसिट और बढ़ गया है। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है। देन पब्लिक डेट टू जीडीपी लाइकली टू इंक्रीज। अब ये पब्लिक डेट हम थॉरली पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट ने जो है, जो बोरोइंग करी है उसको हम पब्लिक डेट बोलेंगे, और ये बड़ा है। गवर्नमेंट की बोरोइंग जो है, पब्लिक डेट जो है वो बड़ा है। अब बड़ा क्यों है, बेसिक रीजन ये सभी को पता होगा, शायद जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा उन्हें तो पक्का ही पता होगा। दैट इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग। पब्लिक स्पेंडिंग मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया था, आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी सब्सिडी दी, फूड सब्सिडी दी, लोन की गारंटी वगैरह दी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत खर्चा करा, एक्सपेंडिचर करा, नरेगा की स्कीम में जो है एलोकेशन बढ़ाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो खर्चे बढ़े बिकॉज ऑफ फिस्कल स्टिमुलस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्पेंडिंग तो बढ़ी इन रिस्पॉन्स टू कोविड, बट फॉल इन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू जो है कम हो गए। देन इट इज अगेन एक बहुत ही सिंपल रीजन है, क्योंकि जब आपने लॉकडाउन लगा दिया इकोनॉमी के अंदर में, नोबडी इज मूविंग आउट ऑफ देयर होम, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, तो देन देयर विल बी नो इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरवाएगा, कोई जो है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप जीएसटी किस पे इम्पोज करोगे। जब लोग अनएम्प्लॉयड होंगे या उनकी सैलरी कट हो जाएगी, तो आपको इनकम टैक्स कम आएगा। तो दैट इज वाई देयर विल बी लेस टैक्स रेवेन्यू, इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जाएगी, तो इनकम टैक्स भी कम आएगा आपके पास, जीएसटी भी कम आएगा, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक डेट बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू से। ये बेसिक है, ये सभी को पता होगा। अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, अब ये जो है काफ़ी न्यूज़ में है और यहाँ पे विजन के डॉक्यूमेंट में भी दिया हुआ है टाइप्स ऑफ रिकवरी। तो मैं आपको थोड़ा इसको डिटेल तरीके से समझा देता हूँ। बाकी अगर किसी को फिर भी लगता है कि और डिटेल में जाना है इन चीज़ों के, तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा ये जो टाइप्स ऑफ रिकवरी है इनकी। वी शेप्ड रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी मतलब मान लो कि मेरी नेशनल इनकम, अब इसका थोड़ा पढ़ लेते हैं कि व्हाट द डॉक्यूमेंट इज ट्राइंग टू टेल अस। वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी रिकवर कर जाती है, ठीक है, लेकिन एक्टिविटी विल बी परमानेंटली लॉस्ट। कुछ एक्टिविटी है वो परमानेंटली खो जाएगी। अब वो समझा देता हूँ कैसे। वी शेप क्या है, मेरा ये है जीडीपी। मान लो मेरी इनकम, नेशनल इनकम थी यहाँ पे 100 रुपीज़, अब लॉकडाउन लग गया, ठीक है, रिसेशन आ गया, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी डाउन जाएगी, तो यहाँ पे मेरी नेशनल इनकम आ गई 50 रुपीज़। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टिमुलेशन दी, फिजिकल स्टिमुलेट करा, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर पैकेज दिया, देन आरबीआई ने भी मॉनेटरी स्टिमुलस दिया, रेपो रेट को कम करा, सीआरआर को कम करा, ठीक है, लिक्विडिटी को इंजेक्ट करा, ओपन मार्केट ऑपरेशन करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उससे क्या है, इकोनॉमी में पैसा पहुंच गया। यहाँ गवर्नमेंट ने पंप करा इकोनॉमी को, पैसा डाला, एक्सपेंडिचर बढ़ाया, वहाँ आरबीआई ने भी इकोनॉमी के अंदर पैसा बढ़ाया। तो इससे क्या हुआ, वापस इकोनॉमी ग्रो करना शुरू हो गई, रिकवरी हो गई आपकी, वापस 100 पे आ गई आपकी इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे जो मेरा -50 का हुआ वो कब पूरा होता, जब यहाँ पे मेरी जो है थोड़ा सा ये ऊपर जाता, मतलब मेरी नेशनल इनकम 150 होती, क्योंकि मुझे तो एवरेज को देखना है ना, ये एवरेज मेरी 100 रहनी चाहिए। ये मेरे नेशनल इनकम का ग्राफ है, ये नेशनल इनकम की ट्रेंड लाइन है, ये 100 रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो हाइपोथेटिकली। तो 100 पे थी, फिर 50 पे हुई, तो एवरेज के हिसाब से जब 150 जाएगी तो अभी तो ये 50 पूरा होगा ना। तो मेरा 50 का लॉस हुआ है, उसको मुझे अगर अगले महीने कवर करना है, तो अगले महीने या अगले ईयर माई इनकम हैज़ टू बी 150। तो फिर मेरा लॉन्ग टर्म में जो एवरेज आएगी वो फिर 100 आएगी। ये कहाँ पे होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं योर एक्टिविटी विल बी लॉस्ट परमानेंटली। लेकिन ये जो एक्टिविटी का लॉस हुआ है, इट कैन बी रिकवर्ड इन अनदर काइंड ऑफ रिकवरी, जिसे हम जो है आपकी जेड शेप्ड बोलते हैं। जेड शेप्ड में क्या होता है कि यहाँ पे मेरा 100 था, यहाँ पे मेरा 50 हुआ इनकम, क्योंकि ये मेरा रिसेशन में जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर जब स्टिमुलस मिला, आरबीआई ने स्टिमुलेट करा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टिमुलेट करा, तो मेरी सीधा इकोनॉमी ऊपर चली गई। यहाँ मेरी नेशनल इनकम हो गई 150, तो यहाँ मुझे 50 का लॉस हुआ, यहाँ मुझे 50 का गेन हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरा जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो 100 पे आ जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी विच वॉज लॉस्ट will be regained in Z type of recovery. Spending surge fuels GDP above pre-crisis level. Above pre-crisis, जो क्राइसिस ये था, यहाँ पे क्राइसिस यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो प्री क्राइसिस मेरा ये 100 चल रहा था, तो यहाँ पे 150 पे चले गए हम, नेशनल इनकम बढ़ गई। ये बेसिक चीज़ याद रखनी है। यहाँ इकोनॉमिक जो एक्टिविटी चली गई वो चली गई, वो रिकवर नहीं होगी। इकोनॉमी अपनी लॉन्ग टर्म एवरेज वापस आ जाएगी, लेकिन जो पीछे छूट गया वो छूट गया। जिन लोगों की, कुछ लोगों की जॉब चली गई थी, हो सकता है उनकी जॉब ही ना लगे, या जिनकी सैलरी में डिक्लाइन हुआ तो हो सकता है उनकी सैलरी में डिक्लाइन जो है वो रिकवर ही ना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे गवर्नमेंट की स्टिमुलेशन की वजह से देयर विल बी रिकवरी एंड प्री क्राइसिस लेवल से काफ़ी ऊपर चली जाएगी। देन देयर इज डब्ल्यू शेप। डब्ल्यू शेप्ड ये हुआ था आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। अब आपको थोड़ा समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे जो दिया हुआ है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसकी बात करते हैं, फिर आपको एक जो है एक ग्लोबल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टेड टू सून, जीडीपी सफर्स एज मोर केसेस पैरालाइज इकोनॉमी। मतलब आपने लॉकडाउन लगाया, आप रिसेशन के अंदर चली गई आपकी इकोनॉमी। अब जब रिसेशन के अंदर चली गई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लो जाएगी। फिर आपने लॉकडाउन हटाया, जिसे हम बोल रहे थे अनलॉक, अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने इकोनॉमी को अनलॉक करा, यहाँ से गवर्नमेंट ने जो है फिस्कल स्टिमुलस दिया, आरबीआई ने जो है मॉनेटरी स्टिमुलस दिया। उसके बाद जो है आपकी इकोनॉमी जो डाउन गई थी फिर से ग्रोथ में आनी शुरू हो गई। लेकिन जैसे अभी चल रहा है करंटली, सेकेंड वेव आ गई है, महाराष्ट्र ने नियर टोटल लॉकडाउन लगा दिया है। यहाँ दिल्ली में आज ही जो है अनाउंसमेंट हुई है कि वीकेंड पे कर्फ्यू रहेगा और जो है लॉकडाउन होने के चांसेस है, क्योंकि 18,000 केस हो गए, मे बी 25,000 तक अगर पहुँच गए तो यहाँ पे हॉस्पिटल होंगे नहीं, यहाँ पे भी लॉकडाउन लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर से सफ़र करेगी, फिर से लोग घर बैठेंगे। तो इसमें क्या होगा कि मैं यहाँ पे ग्रोथ में आ रहा था,
अब यहाँ पे तो मैं ग्रोथ इसको ट्रेंड लाइन को करके ऊपर चला गया, लेकिन मैं जैसे ही यहाँ ऊपर आ रहा था दोबारा लॉकडाउन लग गया, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर डाउन जाएगी। इसे हम टेक्निकली कभी कभार डबल डिप रिसेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ हुआ है, इसका आपको लाइव एग्जांपल, एक ग्लोबल एग्जांपल देता हूँ। ये प्रॉब्लम हुई थी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वहाँ पे क्या हुआ था कि यूके की इकोनॉमी पहले ग्रो करा, लेकिन उसके बाद उनके यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस दोबारा हुआ, फिर उसके बाद डिमांड वगैरह स्लम्प वगैरह दोबारा शुरू हुआ, मतलब डिमांड कम हो गई, इकोनॉमिक स्लम्प दोबारा शुरू हो गया। तो जैसे ही आपकी इकोनॉमी जो है यहाँ नीचे गई, फिर ऊपर आई थी थोड़ी सी, फिर वापस आ गई। तो ये होता है हमारा डबल डिप रिसेशन। ये है आपका 2 बार डिप करा, दिस इज नोन एज डबल डिप रिसेशन। अब आगे चलते हैं। ये एल शेप रिकवरी हमारे इतने काम की नहीं। वूश और जो यू शेप्ड है वो सेम है वी की तरह, बस यहाँ पे जो है टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे कितना नैरो है, कितनी जल्दी इकोनॉमी जो है रिकवर कर रही है। यहाँ पे जो है टाइम लग जाएगा, ये उससे स्लो है लेकिन यू से फास्ट है। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, तो इसलिए वी शेप पढ़ लेना एग्जाम के लिए, जेड पढ़ लेना, ठीक है, और डब्ल्यू पढ़ लेना। अब जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है उसकी बात करते हैं, के शेप्ड रिकवरी की। अब बात करते हैं के शेप्ड रिकवरी। यहां पे के क्या है, ये है हमारा के शेप्ड रिकवरी। अब यहां पे के शेप्ड रिकवरी को बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर रिकवरिंग एट डिफरेंट रेट्स। एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, रिटेल, सॉफ्टवेयर सर्विस। फॉर एग्जांपल टीसीएस ने जो है बोनस डिक्लेयर करा है, मतलब कोविड के टाइम में उन्होंने बोनस दिया है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर वाले हैं, जो आईटी सेक्टर वाले हैं, वहां पे बूम आ रहा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, नए नए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है। जिन लोगों के पास ऐप नहीं था वो लोग ऐप बनवा रहे हैं अपना सेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ही अपना ऐप बनवाया है, ठीक है, अपने इंस्टीट्यूट का। तो ये ऐप बनवाया है तो ऑटोमेटिकली जिसने मेरे लिए ऐप बनाया है उसकी इनकम बूम हो रही है, ठीक है। तो जो टेक्नोलॉजी की सर्विस है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, उनके यहाँ बूम आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अब कोविड है, तो आप जैसे अब महाराष्ट्र के अंदर लगा दिया फिर से कि अब ईटिंग आउट अलाउड नहीं है, बार्स बंद हो गए, पब बंद हो गए, बाहर रेस्टोरेंट वगैरह वो बंद हो गए, डिलीवरी करवा लो बस घर बैठे बैठे। यही चीज़ दिल्ली में हो गई है, 8-10 बजे के बाद सब बंद है, आप बाहर कहीं खाना खाने जाओगे नहीं। तो यहाँ पे क्या है आपकी, जैसे पिक्चर वगैरह भी देखने लोग नहीं जाना पसंद कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फूड सर्विस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल में क्या है, जहाँ पे भी जाओ वो कह रहे हैं कोविड का टेस्ट करा के आओ। अब इतना झंझट, इतना जो है कंप्लायंस वगैरह के रूल्स रेगुलेशंस लोग इतना फॉलो नहीं करना, लोग कहते हैं घर बैठो वैसे ही बाहर कोविड का खतरा है। तो इसमें क्या है, इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ धीरे होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अभी हॉल खोले थे, थोड़ा बहुत लोगों में कॉन्फिडेंस आया था, थोड़ा बहुत एक दो जो है मूवी रिलीज हुई थी बिग टिकट। अब इतने में दोबारा जो है लॉकडाउन लग गया, दोबारा मॉल वगैरह में रिस्ट्रिक्शन हो गई। महाराष्ट्र में कह रहे हैं मॉल के अंदर भी आना है तो आप टेस्ट करा के आओ या रैंडमली टेस्ट कर देंगे। तो ऐसे में कौन जाना पसंद करेगा। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसे पीवीआर वगैरह को जिनके हॉल होते हैं, अब इनकी इनकम क्या होगा, लो जाएगी। और जो हॉल के अंदर काम करते थे उन वो लोग अब क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे रिसेशन आ रहा है, या आप बोलो कि यहाँ इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है वो शेफ है, तो इतनी सेल है नहीं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, जैसे उनके यहाँ 3-4 शेफ थे, तो उन लोगों ने क्या करा कि ऑल्टरनेट डेज से बुला रहे हैं, मतलब कि 4 शेफ हैं और हफ्ते में 7 दिन है, तो उन्होंने बोला कि भाई 2-2 दिन आ जाओगा। इससे क्या है, और पे कर दी है 30% ऑफ योर जो है पहले पे थी ना, उसके सिर्फ 30% मिलेगा आपको। तो अब ये 30% है, और उस बंदे का जो है अपना ईएमआई वगैरह जाता है, हाउसिंग लोन का, कार लोन वगैरह का, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, जब 30% इनकम है, वो इसमें भी खुश है, वो कह रहा है यार कम से कम जॉब तो है, कुछ तो आ रहा है। तो अब इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन जाएगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से हाउस होल्ड हैं जो दोबारा जो है मिडिल क्लास से जो है दोबारा लोअर क्लास में चले जाएंगे या जा चुके हैं। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। यही था पीछे न्यूज़ के अंदर जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है सुब्बा राव, उन्होंने बोला इनइक्वालिटी बढ़ेगी इंडिया के अंदर, इंडिया विल बी सीइंग अ के शेप्ड रिकवरी।
तो ये जो रिकवरी है, ये जो के शेप्ड है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना, और वी शेप दोनों न्यूज़ में है, दोनों को थोड़ा अच्छे से देख लेना। डब्ल्यू शेप्ड हमारे लिए शायद इतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, अभी जो न्यूज़ में है वो के और वी है, तो इनको ढंग से करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीएम केयर्स फंड। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। पिटीशन ये था कि ट्रांसफर कर दो पीएम केयर फंड का जो पैसा है टू नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, एनडीआरएफ के अंदर उसको ट्रांसफर कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ना ही ऐसा होगा, ये पिटीशन डिसमिस करी जाती है। अब थोड़ा सा हमें इनमें फैक्ट्स देखना पड़ेगा, यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, और पीटी के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों फंड को थोड़ा कंपेयर करते हैं, इनके चेयरमैन कौन हैं, ये स्टैट्यूटरी हैं या नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ खर्चा होगा, ये सारे फैक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो अब चलते हैं सीधा डॉक्यूमेंट के अंदर। सी, पहली बात, एनडीआरएफ जो है एक स्टैट्यूटरी फंड है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इसको स्टैब्लिश करा गया। तो ये चीज बेसिक याद रखना, एनडीआरएफ जो है एक स्टैट्यूटरी फंड है। स्टैट्यूटरी फंड मतलब इसी एक्ट के प्रोविजन पे बेस करके इसको स्टैब्लिश करा गया है। इट इज बैक्ड बाय लॉ ऑफ द लैंड। बट जो हमारा पीएम केयर्स फंड है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई इसके लिए लॉ पास नहीं हुआ है, एक बस जो है एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, और तो आप इसको बोलेंगे कि एक स्टैट्यूटरी फंड नहीं है। सो एनडीआरएफ इज अ स्टैट्यूटरी फंड, बट पीएम केयर्स फंड इज नॉट अ स्टैट्यूटरी फंड। ये पहला फैक्ट याद रखना। देन ऑडिट की बात हुई थी इसमें कि भाई ऑडिट करवाओ, ये आपने न्यूज़ के अंदर पढ़ा होगा कि सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से जो है आप इसका ऑडिट करवाओ, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा लोगों का ही है, तो आप इसका ऑडिट करवाओ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो पैसा है वो वॉलंटरी है, लोगों से आ रहा है, गवर्नमेंट से नहीं आ रहा है। अगर गवर्नमेंट फंडिंग होती, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा होता, गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस होती, देन CAG audit would have been appropriate, but since no government support is being provided, so CAG audit will not be happening. तो CAG audit नहीं होगा इस केस में। ये फैक्ट को याद रखना है, इसका पीएम केयर फंड का CAG audit नहीं होगा। देन पैसा कहाँ से आ रहा है? वॉलेंट्री आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल ये बीच में अपील आई थी, न्यूज़पेपर वगैरह में आई थी, रेडियो वगैरह में आई थी कि जो हैं इस समय मतलब वेलबींग जो है जिनकी बनी हुई है, जो लोग अर्न कर रहे हैं, जिन पे थोड़ा है सरप्लस, वो चाहें तो जो है नीडी की हेल्प के लिए पीएम केयर फंड में डोनेट कर सकते हैं। लोगों ने करा भी है, लेकिन वॉलेंट्री है, सिर्फ कोई एक्ट वगैरह नहीं, कोई ये नहीं, कोई फोर्स नहीं कि हाँ भी करना ही करना। तो इट इज़ अ वॉलेंट्री काइंड ऑफ फंड। आपका मन है, आपके पास पैसे हैं, तो आप दे सकते हैं। अब थोड़े और फैक्ट्स देखते हैं इसके बारे में। ये कब हुआ कोविड-19 आउटब्रेक, ये तो हम सभी को पता है, ठीक है। तो ये बेसिक फैक्ट याद रखना कि पीएम केयर्स फंड स्टैब्लिश हुआ है कोविड-19 क्राइसिस के टाइम में। और ये कब हुआ? पहले एनसीसीएफ था, उसको रीनेम करा गया एनडीआरएफ आफ्टर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये चीज याद रखना, स्टैट्यूटरी है और इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर, मतलब पहले जो फंड था उसको रीनेम कर दिया गया एज एनडीआरएफ। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्टिंग रिलीफ और असिस्टेंट ऑफ एनी काइंड। तो इसका जो एम्बिट है, कौन कौन सी एक्टिविटीज के अंदर कर सकते हैं, बहुत वास्ट एम्बिट है। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको यहीं पैसा खर्चना है। किसी भी तरीके से अगर असिस्ट करना है पब्लिक को, पब्लिक गुड के लिए, अच्छाई के लिए, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो आप कर सकते हैं। देन क्रिएशन और अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल फैसिलिटीज। फॉर एग्जांपल अगर जो है वैक्सीन बनानी है, यहाँ कहीं हॉस्पिटल नहीं है, कहीं पे वहाँ हॉस्पिटल बनवाने हैं, तो उसके लिए इस पैसे को यूज़ करा जा सकता है। देन ग्रांट ऑफ पेमेंट। आपने देखा होगा कि यूएस वगैरह में स्टिमुलस चेक्स दिए, पहले ट्रंप के टाइम में $2,000 के चेक्स दिए थे, ठीक है। फिर बाइडन जो है ये प्रेसिडेंट बने, बाइडन ने भी जो है अभी 1400 के स्टिमुलस चेक्स दिए, मतलब डायरेक्ट पेमेंट, ग्रांट ही रख लो, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तो नहीं हुआ है, ग्रांट नहीं दी गई है अब तक, मतलब
जो है लोगों को बोलने की हाँ जी ये पैसा है, ये आपके सपोर्ट के लिए, लेकिन प्रोविजन है। इट इज इफ डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा डीबीटी जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू पैसा देना चाहे, या किसी और जो नीडी सेक्शन है उनको पैसा देना चाहे, तो देन इट कैन बी डन। ग्रांट और लोन में क्या फर्क होता है? लोन वापस चुकाया जाता है, ग्रांट वन टाइम यूनिलैटरल असिस्टेंस होता है, पैसा दे दिया बात खत्म, तो वापस नहीं चुकाया जाएगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये याद रखना, किसी भी तरीके का जो है रिलीफ प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल वैक्सीन, हॉस्पिटल बनाना है या वैक्सीन के लिए कोई कंपनी स्टार्टअप करनी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फैसिलिटी को एक्सपैंड करना है, वो सब कर सकते हैं। और ग्रांट ऑफ पेमेंट मतलब अगर जो है नीडी सेक्शंस हैं उनको अगर थोड़ा गवर्नमेंट ने डायरेक्टली सपोर्ट करना है डीबीटी वगैरह के थ्रू, तो उसका भी प्रोविजन है। देन मीटिंग ऑफ एनडीआरएफ का क्या है? मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे उड़ीसा वगैरह में जो है कभी कभार आपका साइक्लोन आ गया, ठीक है, तो साइक्लोन के टाइम में क्या होता है, लोगों को एवैक्यूएट करा जाता है, फिर उनको जो है थोड़ा फूड वगैरह की सप्लाई उनकी मेंटेन रखनी होती है, मेडिसिन जो है सप्लाई मेंटेन रखनी होती है। तो ये सब काम आप जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, ये सब आप एनडीआरएफ के अंडर कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स द एसडीआरएफ, जो स्टेट के जो अपने फंड होते हैं, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, उसके लिए भी अगर वहां पे पैसा भेजना हो, उनके कैश को सप्लीमेंट करना हो, तो वो भी एनडीआरएफ के थ्रू करा जा सकता है। तो ये बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए। देन आप इसका देख लेते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि पीएम इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिसियो का मतलब क्या होता है? बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग सम पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब कि जो भी इंडिया का पीएम होगा वो पीएम केयर फंड का ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कि मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे आरबीआई गवर्नर, तो जो भी आरबीआई गवर्नर होगा वो एनपीसी का हेड होगा। इसी तरीके से जो भी पीएम होगा दे विल बी हेड ऑफ पीएम केयर फंड। फिर इसके जो हैं बाकी लोग हैं वो हैं आपके डिफेंस वाले, मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ होम, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, तो ये आपके ट्रस्टी हैं इस पर्टिकुलर फंड के। उसके बाद ये फंड जो एनडीआरएफ है, इट इज मैनेज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, यहाँ पे पीएम है और कुछ मिनिस्टर हैं, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पे थोड़ा और जो है डेप्थ में बताया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। सी मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अगर कोई इशू हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो जो भी रिलीफ रिहैबिलिटेशन वगैरह करा जा रहा है दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो जैसे होता है कि कभी सूखा पड़ गया, ठीक है, हेल स्टॉर्म है, अटैक है, ठीक है, बीच में एक लोकस्ट अटैक वगैरह हुआ था, ऐसा कुछ होता है जिसको एग्रीकल्चर सेक्टर को इफेक्ट कर रहा है, तो आपका एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट उस रिलीफ वर्क को मॉनिटर करेगा। लेकिन अगर और किसी तरीके का डिजास्टर हुआ है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, या और कोई मिस हैपनिंग हो गई, देन इट विल बी अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन याद रखना है। एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम तो एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट, अगर और कोई है जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह, तो देन इट विल बी ओवरसीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। चेयरपर्सन ये हमें पता है, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नॉमिनेट कर सकते हैं चाहे तो 3 ट्रस्टी को टू द बोर्ड हु शुड बी एमिनेंट पर्सन। तो ये बेसिक फैक्ट जो है याद रखना कि जो पीएम है, जो आपके चेयरपर्सन है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के, मतलब पीएम टेक्निकली स्पीकिंग, दे कैन नॉमिनेट 3 इंडिविजुअल्स हु आर एमिनेंट पर्सनैलिटीज इन सर्टेन सेक्टर्स। अब यहाँ पे सेक्टर याद करने मत चले जाना, ये नहीं जरूरत है इसकी। कुछ लोग हैं मैं सेक्टर भी याद करूंगा, भाई मेरे को तो करने हैं, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को सब आना चाहिए, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, बेसिक बेसिक करते चलो, वहीं से सवाल आते हैं, वहीं से सवाल हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक्टिंग प्रो बोनो, प्रो बोनो होता है कि भाई आपने प्रो बोनो केसेस सुने होंगे। प्रो बोनो होता है मतलब कि या तो फ्री में काम करो या बहुत ही लो सैलरी पे काम करो, मतलब वो एक होता है सोशल वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के गुड के लिए आप कुछ करते हो, पैसे नहीं लेते हो। ठीक है, तो वो प्रो बोनो कैपेसिटी में काम करेंगे, इसके अंदर जो ट्रस्टीज वगैरह होंगे। फिर आगे कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन ये मैं बता चुका हूँ वॉलेंट्री है, आपके ऊपर कोई सेस या सरचार्ज वगैरह नहीं लगाया जा रहा है, वॉलेंट्री है, जिसने देना है जो दे सकता है वो दे सकता है। एग्जेम्प्ट अंडर एफसीआरए। अब यहाँ पे एक जो और चीज़ है वो ये है इंपॉर्टेंट कि इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन
जो इंडिया से बाहर से है, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज अलाउड इन योर पीएम केयर फंड। ये इसको एग्जेम्पशन मिली हुई है अंडर FCRA, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है उसको मॉनिटर करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हमने लॉ बनाया हुआ है FCRA, ठीक है, उसके अंदर ये एग्जेम्प्ट है। तो बाहर से पैसा पीएम केयर फंड, बहुत से NRI हैं जो है डोनेट करना चाहते हैं या डोनेट करने के लिए तैयार हैं, या जिन्होंने किया होगा तो वो सब कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल NGO है, ठीक है, तो वो भी चाहे तो पैसा इसमें दे सकते हैं। देन ये फाइनेंस का पैसा कहाँ से आता है? थ्रू सेस। सेस जो है मैंने आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ पहले। सेस क्या होता है? इट इज टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। तो सेस क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, एंड इट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस ओनली। फॉर एग्जाम्पल, आपने जब अपने बिल वगैरह कभी चेक करे हो तो उसमें आपने देखा होगा एजुकेशन सेस होता है, स्वच्छ भारत सेस होता है, ठीक है। तो ये एजुकेशन सेस मतलब एज द नेम सजेस्ट इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब एजुकेशन सेस चार्ज करा है तो पैसा एजुकेशन में ही जाएगा। स्वच्छ भारत सेस है तो पैसा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर ही खर्च होगा, ऐसा नहीं है कहीं भी खर्च कर दिया। लेकिन अगर सरचार्ज है देन इट इज ऑल्सो अ टैक्स ऑन टैक्स, बट इट विल नॉट हैव एनी ऑब्जेक्टिव। मतलब सरचार्ज का पैसा आपने जहां मर्जी यूज करना है वो आप कर सकते हैं। सेस जिस ऑब्जेक्टिव के लिए लगाया था सिर्फ वहीं यूज होगा। तो लिवाई ऑफ सेस ऑन सर्टेन आइटम्स। देन कस्टम्स ड्यूटी वगैरह है, वहां पे थोड़ा बहुत से जो है आपकी सिलेक्शन होती है। अब आगे चलते हैं ऑडिट। ऑडिटेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, मतलब जो ट्रस्टीज वगैरह है वही किसी ऑडिटर को चूज कर लेंगे कि भाई आप जो है हमारी जो बुक्स हैं, जो हमने कहाँ से पैसा आया कहाँ पैसा गया, इसको जो एनालाइज करना है वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर करेंगे। लेकिन NDRF में कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, कितना बचा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब विल बी अंडर द एम्बिट ऑफ CAG। तो ये बेसिक चीज याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, इंसिडेंट्स एंड इम्पैक्ट, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा बता देता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल देता हूँ आपको इनकम टैक्स के थ्रू, ठीक है। इम्पैक्ट होता है इनिशियली कौन पे करेगा। इंसिडेंट्स का मतलब होता है अल्टीमेटली किसकी जेब से गया। अब इसको इनकम टैक्स के थ्रू समझाता हूँ आपको। इनकम टैक्स क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स। तो फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स मैं गवर्नमेंट को पे करता हूं और इम्पोज भी मेरे ही ऊपर होता है। तो यहां पे क्या है? सबसे पहले किसने पे करा? मैंने ही करा। तो इम्पैक्ट मेरे ऊपर है, इनिशियली मेरे ऊपर ही आया इम्पैक्ट। और अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा गया? मैंने ये तो है नहीं किसी से इनकम टैक्स ले लिया, अरे मेरा इनकम टैक्स आया, थोड़ा पैसा दो, ऐसा तो नहीं हुआ। या मैंने कुछ बेचा तो उसमें इनकम टैक्स लगे, मेरा इनकम टैक्स है भाई ये देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इनिशियल जो पेमेंट है, सरकार को जो पेमेंट गई है वो भी मुझसे गई है, और अल्टीमेटली किसकी जेब से पैसा गया है वो भी मैं ही हूँ। तो इनकम टैक्स में सेम एंटिटी होती है। इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स विल बी ऑन द सेम एंटिटी और इंडिविजुअल। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में फॉर एग्जांपल GST में इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स अलग अलग एंटिटी के ऊपर होता है। GST का एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। ठीक, आप लोगों ने कोचिंग की फी पे करी होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने जहां पे भी कोचिंग ली वहां पे आपने कोचिंग की फी जो है फी पे करी होगी, और उसमें लिखा होगा कि इंक्लूसिव ऑफ GST, या फिर उन्होंने आपको एक बेसिक एक अमाउंट बताया होगा, फिर बोला होगा प्लस 18% GST, ठीक है। तो इसमें आप सरकार को जो है कोचिंग वाले पेमेंट करेंगे GST की। तो यहाँ पे इम्पैक्ट किसके ऊपर गया? इनिशियली किसने पैसा दिया सरकार को? कोचिंग वालों ने। लेकिन वो पैसा किससे वसूला गया? इसकी जेब से गया अल्टीमेटली, स्टूडेंट की। तो इंसिडेंट्स किस पे है? स्टूडेंट पे। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी इन्वॉल्व है यहाँ पे। इम्पैक्ट पड़ा है कोचिंग वालों पे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने रिकवर कर लिया, मतलब उन्होंने स्टूडेंट से पैसा लेके सरकार को दिया, तो सरकार के पास उन्होंने भेजा, लेकिन जेब से किसके निकला? स्टूडेंट के। तो इंसिडेंट्स विल बी ऑन स्टूडेंट, इम्पैक्ट विल बी ऑन द कोचिंग इंस्टीट्यूट। ये होता है आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST के अंदर। अब यहाँ पे
डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स डायरेक्टली पे टू द अथॉरिटी इम्पोजिंग टैक्स, ये मैंने इनकम टैक्स के थ्रू समझा दिया है। देन प्रोग्रेसिव टैक्स, ठीक है, तो ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। अब ये समझाता हूँ कैसे। सी, हमारे जो इनकम टैक्स के स्लैब हैं उसके अंदर अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है इनकम तो 30% टैक्स है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी टैक्स की लाइबिलिटी भी बढ़ेगी। यहाँ आपकी इनकम बढ़ी 2.5 से 10 लाख हो गई, यहाँ पे आप 0% टैक्स दे रहे तो यहाँ आप 30% टैक्स दे रहे। तो इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी योर टैक्स लाइबिलिटी और योर टैक्स पेमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज। अब proportion of tax liability rises as individuals or entities income increases, ये मैंने आपको इनकम टैक्स के स्लैब के थ्रू समझा दिया। देन ये चीजें याद रख लेना, ये फैक्ट्स हैं, कभी कभार पेपर के अंदर तंग कर देते हैं। देखो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड जो है ये सभी को पता होगा, ये रेगुलरली न्यूज़ में आता रहता है। लेकिन एसटीटी हो गया आपका, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, ये कभी कभार जो छोटी आइटम्स है ना ये पेपर में कम आती है लेकिन जब आती हैं तो तंग कर देती हैं। तो इनको थोड़ा सा देख लेना, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, डिविडेंड, सिक्योरिटी, ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट। ये बेसिक फैक्ट हमें पता होने चाहिए। अब यहां पे डॉक्यूमेंट्स के बाद कहता है कि देयर हैज टू बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स, देयर हैज टू बी सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स एंड वी हैव टू वाइडन द टैक्स। ठीक है, अब आपको समझा देता हूं टैक्स बेस का मतलब क्या है, कि कितने एसेट्स या कितनी इनकम पे आप टैक्स लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो टैक्स बेस के बाहर होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम पे हमारे यहाँ सिर्फ डिबेट होता है, कोई टैक्स नहीं होता। किसी पॉलिटिकल पार्टी में जो है अभी तक इतनी विल नहीं आई है, पॉलिटिकल विल, कि वो इम्पोज कर दे एग्रीकल्चर पे टैक्स। एक थ्रेशोल्ड सा बनाते हैं यहाँ पे कि जो रिच फार्मर है कम से कम वो तो दें, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। तो वो टैक्स बेस के बाहर है, उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, हम चाहते हैं हम वाइडन करें टैक्स बेस को, वाइडन करें, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनकम पे, ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज ऑफ इनकम पे हम टैक्स लगा सकें। क्योंकि टैक्स आएगा तो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट भी कम रहेगा, गवर्नमेंट को बोरो नहीं करना पड़ेगा और गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर पे जो है एंड भी कर पाएगी। इससे इनइक्वालिटी भी कम होगी, क्योंकि जो रिच हैं वो टैक्स दें और जो पुअर हैं उनको बेनिफिट्स मिले। ये है बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंट्री का। एनीवेज आगे देखते हैं। तो मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ कि यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं ये, कि यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस होते हैं, कि यहाँ पे 10 तरीके के डिडक्शन होंगे जो आप जो है लोग सीए से फाइल करवाते होंगे अपना इनकम टैक्स। वो कहते होंगे हाँ यहाँ पे खर्चा दिखा दो, इस हेड के अंदर, इस हेड के अंदर खर्चा दिखा दो। तो उससे क्या आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो बिल्कुल नॉमिनल हो जाती है, बिल्कुल मतलब आप फाइल करोगे रिटर्न, इनकम टैक्स आप फाइल करोगे लेकिन आप खर्चे दिखा दोगे अपने, और अल्टीमेटली आपकी नेट इनकम है उस पर टैक्स लगता है। आप अपनी जो बेसिक इनकम है जो आपने दिखाना है, जो टैक्सेबल इनकम है, उसको बिल्कुल रिड्यूस करके दिखाओगे आप। पैसा चाहे आपने 10 लाख 20 लाख बनाया हो साल के अंदर, लेकिन खर्चे दिखा दिखा के, डिडक्शंस क्लेम करके, एग्जेम्पशन क्लेम करके आप उस टैक्सेबल अमाउंट को बिल्कुल 50,000 1 लाख पे ले आओ, बाकी के सब आप खर्चे दिखा दोगे। गवर्नमेंट चाहती है कि जो एग्जेम्पशन है ये सब है इनको हम रिड्यूस करें। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स रेट ही बढ़ा देती है। तो भाई पैसा तो आए, सरकार को भी तो पैसा चाहिए, तभी तो खर्चेंगे, तब तक बोरो करके फिर आगे चलते रहेंगे, फिर हम डेट ट्रैप के अंदर पहुंच जाएंगे। यही चीज होती है आपके कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर। बहुत सारी यहाँ पे तो 10 की बता रहा हूँ, यहाँ पे तो 100 तरीके की डिडक्शन एग्जाम्पशन होगी। इतने लूप होल्स होंगे कि वो जो है क्रिएट करके, वो उसको मैन्युपुलेट करके जो है ये लोग टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स पे नहीं करते। इनकम जनरेट करेंगे लेकिन जब टैक्स पे करने की बारी आएगी तो जो है बोलेंगे कि जो हमारा तो है इनकम इतनी हुई नहीं है, खर्चे दिखा देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लेके आई थी, कि जो लोग जो है बोल रहे हैं कि हमारी इनकम नहीं है तो कम से कम जो है उनके ऊपर मैट लगा देंगे, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 15%, कि भाई कम से कम 15% टैक्स तो दो, अगर 30% 20% टैक्स नहीं देना चाहते। तो इस तरीके से गवर्नमेंट इसको काउंटर कर रही है। अब होता क्या है कि जब गवर्नमेंट टैक्स नहीं आती, जो जो दे रहे हैं उन पे ज़्यादा बर्डन पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जो सैलरीड क्लास है उनका टैक्स जो है वो टीडीएस की तरह कट जाता है, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब उनका एम्प्लॉय उन्हें टैक्स काट के पैसा देता है।
उन लोगों के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाता है। बाकी लोग जो है जो अपने आप पे करते हैं, प्रोफेशनल्स वगैरह होते हैं, सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अपने आप खर्चे वगैरह दिखा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर दिखा देते हैं ज़्यादा। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो लिंक्ड, वो आपको बता देता हूँ। सी एक आपने सुना होगा लैफर कर्व। लैफर कर्व एक थ्योरी है अबाउट टैक्स रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, मतलब किस टैक्स रेट पे कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा। अब अगर टैक्स रेट 0% है, ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन भी जीरो होगा, टैक्स रेवेन्यू भी जीरो होगा। अगर आप 100% कर दोगे तो इंडिविजुअल विल नॉट बी मोटिवेटेड टू वर्क, मतलब मैं सारा कमाऊँ गवर्नमेंट ले लेगी, तो देन ऑल्सो योर टैक्स रेवेन्यू विल बी जीरो। बट देर इज सम इक्विलिब्रियम पॉइंट जहाँ पे जो है आप जितना, अगर एक लेवल होता है जहाँ तक आप टैक्स बढ़ाओगे, यहाँ टैक्स बढ़ रहा है, तो आप एक इक्विलिब्रियम लेवल में पहुंच जाओ। अगर आपने इसके ज़्यादा बढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार यहाँ पे टैक्स बढ़ा दे, इनकम टैक्स कर दे जी 50%, 70% आपका इनकम टैक्स हो गया, तो लोग कहेंगे यार किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, सरकार को देने के लिए। या तो लोग कहेंगे यार कम काम करो क्योंकि मिलना उतना ही है, या फिर लोग क्या करेंगे, टैक्स इवेजन शुरू कर देंगे। इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है वाइडन हो जाए टैक्स बेस। वाइडन होगा टैक्स बेस तो गवर्नमेंट जो है टैक्स रेवेन्यू को बढ़ा सकेगी। कैसे? ज़्यादा लोग टैक्स पे करेंगे, ज़्यादा इनकम पे टैक्स लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट जो है टैक्स रेट को कम कर देगी। जहाँ पे इनकम टैक्स में 30-40% आपका जो है सरचार्ज वगैरह मिला के बैठता है, गवर्नमेंट उसको थोड़ा कम कर देगी। क्योंकि जहाँ पहले आपके 10 करोड़ 20 करोड़ टैक्स लोग टैक्स पे कर रहे थे, वहाँ अब आपके जो है 70 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, 50 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ लैफर कर्व कम्स इनटू प्ले, इट कैन बी एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि टैक्स को लेके बहुत इश्यू हुए, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इस बार था नहीं, और कॉम्पनसेशन सेस में भी जो है गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाई स्टेट्स वगैरह को, उसके बहुत सारे टसल चले, फिर बाद में गवर्नमेंट ने रिलीज करना शुरू करा पैसा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये याद रखना है, टैक्स जो है लेफर कर्व रिलेशनशिप किसकी है, आपके टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू की। ये बेसिक स्टेटमेंट को याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसके बाद रिड्यूसिंग टैक्स लिटिगेशन। टैक्स लिटिगेशन में क्या होता है कि आपने एक टर्म सुना होगा, टैक्स टेररिज्म। उसके अंदर क्या होता है कि सरकार जो है, ऑफिसर्स जो हैं वो हैरेस करते हैं टैक्स पेई को, जिसने टैक्स पेयर है उसको हैरेस करा जाएगा। अभी गवर्नमेंट जो है लेके आई है आपका जो है एक टैक्स पेयर्स चार्टर। ठीक है, फिर एक स्कीम लेके आई है जैसे कि आपका विवाद से विश्वास स्कीम। तो ये किस लिए है? ट्रस्ट डेवलप करने के लिए, और जो भी केस वगैरह बनाए गए थे, सी addressing the tendency of tax officials to initiate an action without the necessary justification और assessment। होता क्या है कि ऊपर से ऑर्डर आता है, ठीक है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि भाई टैक्स कलेक्ट करके ले आओ। अब ऑफिसर क्या करेंगे? ऊपर तो बोल नहीं सकते कि इनसे टाइम है तो नहीं ला सकता। वो क्या करेंगे, फिर आगे जाके फील्ड में जाएंगे और वहाँ पे हैरेसमेंट होगी टैक्स पेयर की, भाई टैक्स दो, कुछ भी करके वहाँ जो भी XYZ। ठीक है, तो अब इससे बचने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि टैक्स लिटिगेशन को रिड्यूस। अब इसमें क्या होता है कभी कभार कि जो टैक्स पेयर है वो कहता है ठीक है जी कोर्ट में मिलते हैं, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ, मैं उनके पास गया, मैंने बना दिया जी आपकी इतनी इनकम हुई थी, ये वो कह रहा है जी मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं जितनी आप लिख के लेके आ रहे हो। तो मैंने कहा जी मैंने तो एनालिसिस करा है, और मैंने, वो कह रहा है ठीक है जी आप कोर्ट में आ रहे हो, कोर्ट में देख लेंगे, वहाँ पे केस हो जाएगा। तो लिटिगेशन चलती रहती है, सालों साल चलती रहती है। तो गवर्नमेंट चाहती है ये सब ना हो, इसके लिए जो मैंने स्कीम है उसको थोड़ा डिस्कस करूंगा अभी, विवाद से विश्वास स्कीम। ठीक है, देन नीड ऑफ टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। अब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इन डायरेक्ट टैक्सेस, याद रखना ये डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। पहली बात, फाइनेंस एक्ट 2020, इंडिविजुअल्स एंड कोऑपरेटिव एट कंसेशनल रेट्स इफ दे डू नॉट अवेल स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन। मतलब सरकार ने किसी तरीके की जो है बोला है कि अगर आप ये ABC, मतलब जो भी है हाइपोथेटिकली, अगर ये आप ये वाली एग्जेम्पशन नहीं रहते हो तो हम आपके लिए जो टैक्स रेट हैं उन पे थोड़ा डिस्काउंट, उन पे थोड़ा कंसेशन दे देंगे। इस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट रिफॉर्म कर रही है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2020 से। तो ये बेसिक चीज़ याद रखना। एबॉलिशन ऑफ DDT ये वो नहीं है आपका, पेस्टिसाइड वाला नहीं है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। हाँ, लेकिन जो इन्वेस्टर थे उनके लिए तो पेस्टिसाइड ही था। ये क्या होता है बेसिकली? डिविडेंड होता है आपका जो प्रॉफिट है उसका एक पार्ट
वापस शेयर होल्डर को जाता है, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। और ये क्या है, अभी हमने पहले देखा, डीडीटी इज अ डायरेक्ट टैक्स, ये चीज याद रखना। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। कंपनियां डिक्लेयर करती हैं, आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा हो तो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट में से एक पार्ट देती हैं, उसको टेक्निकली डिविडेंड बोलते हैं। वो डिविडेंड इन्होंने डिक्लेयर करा और उस डिविडेंड पे टैक्स लगता था। तो इसकी वजह से क्या है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर आ रहे हैं या जो बाकी लोग इन्वेस्ट करते हैं, उनकी मोटिवेशन थोड़ी कम हो जाती है कि यार हर स्टेप पे टैक्स, मेरे पे आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स भी लगा रहे हो, जीएसटी भी लगा रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी भी लगा रहे हो, फिर डीडीटी भी लगा रहे हो, तो मतलब क्या करें। फिर उसके बाद जो कैपिटल गेन्स होंगे, कैपिटल गेन्स टैक्स आ जाएगा, मतलब हर स्टेप पे टैक्स, और टैक्स बढ़ता ही जा रहा है। तो डीडीटी जो है गवर्नमेंट ने एबॉलिश कर दिया है, ये याद रखना, डीडीटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड। डीडीटी क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और ये क्या है, जो कंपनी प्रॉफिट में से एक पार्ट देती है शेयर होल्डर को, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। इसको एबॉलिश कर दिया है गवर्नमेंट। रिलीफ टू इन्वेस्टर्स। देन विवाद से विश्वास, जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, रेजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट, मतलब टैक्स टेररिज्म हो रही है। ऑफिसर जो है जाएगा फील्ड के अंदर, एक पर्चा सा बनाएगा और बोलेगा हाँ जी ये है आपका टैक्स, इतनी आपकी 100 करोड़ इनकम हुई है, और ये आपका जो है 20 करोड़ रुपए टैक्स बनता है, ये जमा करा दो फटाफट। तो जो है एंटरप्रेन्योर है वो कहेगा मेरा तो इतना नहीं बनता जी, मेरे तो बुक्स हैं, ये आप चेक कर लो। तो बोलेगा नहीं जी मैंने तो ये देखा है, आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो जो एंटरप्रेन्योर है बोलेगा आओ जी आप कोर्ट में मिलते हैं, केस डाल दो, आप केस डाल दो, मैं भी केस डाल लेता हूँ। तो सालों साल लिटिगेशन चलती रहेगी, पर्पस कोई सॉल्व होगा नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट लेके आई कि जो भी लेगेसी इशू हैं, जो भी लेगेसी डिस्प्यूट है जो बहुत सालों से चल रहे हैं, तो उसको आप विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ऐसे 100 करोड़, मैंने 20 करोड़ आपसे टैक्स मांग लिया, और आप एंटरप्रेन्योर हो, मैंने बोला 20 करोड़ टैक्स, तो 20 करोड़ टैक्स पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट लगाती रहती है, क्योंकि भाई 10 साल आपने पैसा वो ब्लॉक हुआ पड़ा है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है ना। अब आपसे वो उस पर इंटरेस्ट मांगेगी, उस पर पेनल्टी भी लगाएगी। लेकिन अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम के अंदर इफ यू आर सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट, देन नो इंटरेस्ट, नो पेनल्टी, एंड यू हैव टू पे ओनली अराउंड, ठीक है, 20-25% है, ये फैक्ट एक बार चेक कर लेना, शायद 25% ही है। 25% सिर्फ जो पेनल्टी का अमाउंट, जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट था, सिर्फ वही देना होगा। 20 करोड़ का डिस्प्यूटेड अमाउंट था तो उसका 25% दो और आगे चलो। ना ही कोई आप पे केस डाला जाएगा, ना केस बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तो दैट इज विवाद से विश्वास, मतलब हम ट्रस्ट कर रहे हैं टैक्स पेयर पे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तभी जो है चार्ट, वो है चार्टर आया है टैक्स पेयर का। अब आगे चलते हैं, इससे आपकी लिटिगेशन कॉस्ट भी होगी और टाइमली रिजॉल्व भी हो जाएंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कंप्लायंस नाउ फॉर स्टार्टअप्स, ठीक है। तो स्टार्टअप में ये जो एक टर्म यहाँ यूज करा गया एंजल टैक्स, इसको देख लेना। एंजल इन्वेस्टर आपने नाम सुना होगा। एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं कि जब एक बिजनेस बिल्कुल स्टार्ट कर रहा होता है तो उस टाइम जो उसे पैसा दे वो तो फरिश्ता ही हो गया, इसीलिए उसको एंजल इन्वेस्टर बोला। ये नॉर्मली जो है आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, या फ्रेंड फैमिली वगैरह से पैसा जाता है बिजनेस के लिए, बहुत छोटे छोटे अमाउंट जो है, जब पैसा बिल्कुल बिजनेस स्क्रैच से जब बिल्ड कर रहे होते हैं, तो एंजल पहले आते हैं, एंजल इन्वेस्टर। उस एंजल इन्वेस्टर के बाद फिर वो आते हैं आपके वेंचर कैपिटल वगैरह वाले। वो जब थोड़ा बिजनेस जो है थोड़ा ग्रो हो जाता है, उसमें थोड़ा स्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है, फिर आपके जो है वेंचर वाले, वेंचर कैपिटल वगैरह इन्वेस्ट करने आते हैं, ठीक है। तो एंजल सबसे पहले आता है। अब जो एंजल इन्वेस्टर पैसा दे रहा है बिजनेस को, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया था बीच के ऊपर, उसके ऊपर भी डिस्कशन चल रही कि इस पर टैक्स लगा दो जी। उसको वो देख रहे थे इनकम की तरह। अब भाई किसी ने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मान लो 5 लाख 10 लाख लिया कहीं से, अब आप उसे बोल रहे हो जी ये तो इनकम है 10 लाख रुपए, इस पर 30% टैक्स दे देना, तो उसका तो बहुत नुकसान हो गया। तो ऐसे तो आप एक तरफ कह रहे हो कि स्टार्टअप इंडिया, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि भाई टैक्स दे दो। ये जो एंजल इन्वेस्टर ने पैसा दिया आपको, ये भी आपकी इनकम है, वो इनकम थोड़ी है, वो तो एक सीड मनी टाइप ऑफ चीज़ है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वो इनकम थोड़ी है, इनकम तो बाद में होगी, जब होगी तब आप टैक्स ले लेना। तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दिया है फ्रॉम एंजल टैक्स टू स्टार्टअप्स, ये चीज़ याद रखना बेसिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं 2% डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स इन 2020। सी आप में से मैंने जो है वीडियो बनाया है, एक वो लेक्चर मैंने अलग से
डीएसटी और इक्वलाइजेशन लीवाई का है, उसको यहाँ इन डेप्थ डिस्कस जितना यहाँ पे है उतना कर दूंगा। इन डेप्थ मैंने उस वीडियो के अंदर करा हुआ। उस वीडियो के लिए किसी ने क्वेरी लिखी थी आपके यूट्यूब के ऊपर, तो जो वो क्वेरी है ना, आप लोग प्लीज़ मुझे एड्रेस कर दिया करो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ एडमिन को टैग कर दिया करो कि ये क्वेरी है। मैं यूट्यूब में जो है इतना वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, डाउट जो है रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा, वहाँ पे आप एड्रेस कर लिया करो। मैं मतलब ये एक्सेप्शन था कि भाई किसी ने मेरे से पूछा तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हो सकता है एक जेन्युइन डाउट था, बहुत लोगों का हो सकता है ये डाउट हो, तो मैं यहाँ पे जो है इसे डिस्कस कर रहा हूँ। नहीं तो नॉर्मली आप जो है वो एडमिन जो है टेलीग्राम चैनल का ऑगस्ट IAS का, वहाँ पे टैग कर दिया करो, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे डीएसटी की। डीएसटी ओनली अप्लाइज टू नॉन रेजिडेंट कंपनी। ये फैक्ट्स याद रखने हैं, ये थोड़ा फैक्चुअल हो जाएगा तो इसका ध्यान रखना है। नॉन रेजिडेंट कंपनी कौन सी हुई आपकी? अमेजॉन, गूगल, फेसबुक, नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा, जो हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उनकी फिजिकल प्रेजेंस उनकी अपनी कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएसए में उनके सर्वर वगैरह हैं, उनका जो इंफ्रा वगैरह है वो सब वहीं पे है। यहाँ पे उनकी ज़्यादा डिसीजन मेकिंग नहीं होती है, वो सब वहीं पे होती है, और वो यहाँ टैक्स नहीं पे करते हैं। उन जो है यहाँ पे टैक्स नहीं पे करते हैं, हमारा लॉस हो रहा है। और कोविड के कारण तो डिजिटल इकोनॉमी में बूम आया है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं लोग घर बैठ के जिन पे पैसा है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके गूगल ऐड वगैरह हैं, उसके थ्रू पैसा आ रहा है, फेसबुक वगैरह है उसके थ्रू पैसा आ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अमेजॉन जो है वो जेफ बेजोस जो है वो रिचेस्ट बन गए, कभी बीच में एलोन मस्क बन जाते हैं, कभी वो शेयर प्राइस इसका बढ़ जाता है, कभी एलोन मस्क बन जाते हैं, कभी जेफ बेजोस बन जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एनीवेज, ठीक है। तो ओनली टू नॉन रेजिडेंट कंपनीज एंड कवर्स ऑनलाइन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये याद रखना, कहीं ऐसा ना हो आप सोचो सिर्फ सर्विस, गुड्स भी हैं। तो ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन वगैरह हैं वो भी कवर्ड हैं। सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर जैसे गूगल वगैरह है, सिर्फ गूगल वगैरह नहीं, अमेजॉन भी है इस टैक्स के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, अब इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसने इक्वलाइजेशन लीवाई लगाया था। इसका नाम इक्वलाइजेशन लीवाई क्यों है? क्योंकि ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए है। होता क्या है, जो हमारा इंडियन बिजनेस है उसकी कॉस्ट भी है, फिर उसको यहाँ पे जो है अपना 20-25% टैक्स भी देना पड़ता है, लेकिन उन लोगों की कॉस्ट सिर्फ उनका लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वही कॉस्ट होगी, उनको यहाँ टैक्स नहीं देना पड़ता, प्रॉफिट वो यहाँ जनरेट कर रहे हैं, तो उनको क्या है कॉम्पिटिटिव एज मिल जाता है, जिससे वो अपनी प्राइसेस को सस्ते में बेच सकते हैं क्योंकि टैक्स ही नहीं देना। अब जब टैक्स नहीं देना, आपकी इनकम में टैक्स नहीं है, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हमारे वाले का प्रॉफिट कम हो जाएगा क्योंकि उसको टैक्स भी देना है, उसको 20-25% टैक्स भी देना है, आप सीधा टैक्स बचा रहे हो। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वलाइजेशन लीवाई लेके आया था 2016 में। अब टैक्स पेमेंट फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट सर्विस received by non-resident company without a permanent establishment if 1 लाख से ज़्यादा है। तो ये बेसिक चीज़ याद रखना, नॉन रेजिडेंट कंपनीज जैसे कि आपकी गूगल, फेसबुक, क्योंकि उनकी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट उनके वहाँ है, यहाँ पे नहीं है, तो टेक्निकली वो यहाँ नहीं पे करते हैं टैक्सेस को, छोटी मोटी सब्सिडरीज बना देते हैं, लेकिन उनकी जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, हेड क्वार्टर वगैरह है, वो उनकी अपनी कंट्रीज के अंदर है, ठीक है। तो ये कब देना है इक्वलाइजेशन लीवाई? व्हेन द पेमेंट एक्सीड्स 1 लाख रुपये। तो अगर 2 लाख है, अब ये होता क्या है, ये TDS की तरह है। फॉर एग्जांपल मैंने गूगल ऐड से हायर करा अपने जो है चैनल को प्रमोट करने के लिए, या फेसबुक में अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, ठीक है, या मैं टेलीग्राम पे अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उनको जो है पेमेंट कर रहा हूँ, जो ऐसे ऐसे है ये आप करो, तो 2 लाख मैंने उनको पेमेंट दी, 2 लाख का 6% मैं काट के उनको दूंगा और वो 6% मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दूंगा। तो ये TDS, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स की तरह चलता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और जो डाउट था वो ये था, जिसने मुझसे पूछा था कि सर ये इक्वलाइजेशन लीवाई और ये क्या दोनों अलग अलग टैक्स हैं? द आंसर इज यस। जो आपका बजट के अंदर 2020-21 के अंदर DST है, जिससे बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इक्वलाइजेशन लीवाई को एक्सपैंड करा है, ठीक है। तो दोनों में कुछ कुछ सेगमेंट्स के लिए टैक्स रेट अलग अलग हैं। नाम इक्वलाइजेशन और DST को एक ही मान के चलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स कंपनी। इसमें ई कॉमर्स कंपनी भी आ गई, वहां सिर्फ
डिजिटल एड्स मतलब गूगल एड, फेसबुक एड, यहाँ पे सिर्फ गूगल एड, फेसबुक एड वगैरह की बात हो रही थी, मतलब एड्स की। यहाँ पे ई कॉमर्स पूरा का पूरा सब कुछ आ गया। अमेजोन जो सामान बेचना, गुड सर्विस वगैरह वो सब है। तो इसका एम्बिट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एक्टिविटीज इसके अंदर आती हैं, लेकिन इसका टैक्स रेट 2% है। यहाँ पे 2% टैक्स पे करना है, ठीक है। और यहाँ पे 6% टैक्स पे करना है, लेकिन 6% टैक्स सिर्फ पे करना है आपकी डिजिटल एडवर्टीजमेंट में। ये मैं सोर्स लेके आया हूं आपके अर्नस्ट एंड यंग EY करके एक ग्लोबल एमएनसी है, वो सॉरी एमएनसी है, ठीक है। तो वो टैक्स मैटर्स में डील करते हैं, तो लेजिटिमेट सोर्स है। तो वहां से ये वर्बैटिम मैं जो है वहां से लेके आया हूं। तो एप्लीकेबल एट 6% इन सच केसेस, ठीक है, सब्जेक्ट टू एडवर्टाइजिंग इक्वलाइजेशन लीवाई, ठीक है। बाकी सब चीज़ों में मत जाना, टेक्निकलिटीज में EY का हमारे से जो है इतनी डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं, लेकिन किसी ने डाउट पूछा तो मैंने बता दिया कि जो इक्वलाइजेशन लीवाई है एड पे, वो वहाँ पे 6% टैक्स लगेगा, लेकिन जो बाकी की सर्विसेज हैं ई कॉमर्स वगैरह वाली बाकी की सर्विसेज हैं वहाँ पे 2% लगेगा। ये बेसिक चीज़ हमने याद रखी। अब इसके बाद ये BEPS के ऊपर भी मैंने एक जो है शॉर्ट लेक्चर बना के दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। आपका इक्वलाइजेशन लिया है, DST BEPS, आपका जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को किस तरीके से मिसयूज होता है, इसके ऊपर डिटेल्ड एक शॉर्ट लेक्चर बना के मैंने रखा हुआ है चैनल पे, तो अपलोड करा हुआ, उसको आप वहाँ से देख लेना। इसको ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, बेसिक बता देता हूँ। BEPS के अंदर क्या होता है, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो बाहर की MNCs हैं वो किसी टैक्स हेवन के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, जिससे हमारी ट्रीटी साइन होगी, और ट्रीटी साइन होगी कि भाई एक ही जगह टैक्स पे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड है, एक टैक्स हेवन है, और कोई कंपनी थी USA की, उसने अपनी एक सब्सिडरी खोली वहाँ पे, वो हेडक्वार्टर खोल दिया उस कंपनी का वहाँ पे केमन आइलैंड में। केमन आइलैंड से हमारी जो है DTAA साइन हुआ है, मतलब कि या तो यहाँ पे पे करो टैक्स केमन आइलैंड में, या इंडिया में पे करो आप टैक्स, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या बोलेंगे, ठीक है, आपके जो लोग हैं, आपकी जो कंपनीज हैं, दे कैन पे द टैक्स इन केमन आइलैंड ओनली। अब वो केमन आइलैंड में हेडक्वार्टर बनाएंगे, उसके बाद इंडिया में सब्सिडरी खोलेंगे, जब इंडिया में प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन जब टैक्स देने की बारी आएंगी तो ये लोग बोलेंगे कि हमारा जो पेरेंट कंट्री है वो केमन आइलैंड है, सो अंडर DTAA वी विल बी पेइंग टैक्सेस इन केमन आइलैंड। और केमन आइलैंड क्या है, टैक्स हेवन। टैक्स हेवन मतलब यहाँ पे 0% या नील या नॉमिनल सा टैक्स रेट होता है। तो पैसा यहाँ बनाया, इंडिया के अंदर बनाया, लेकिन जब टैक्स पे करने की बारी आएगी तो ये बोलेंगे हम अपना केमन आइलैंड के हैं, वहाँ पे टैक्स पे करेंगे, क्योंकि एक टैक्स हेवन। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रॉफिट को शिफ्ट कर देते हैं, बेस टैक्स बेस वगैरह उसको इरोड करते हैं। एनीवेज, तो इसमें नेगोशिएशन चल रहा है OECD के अंदर, लेकिन काफ़ी टाइम से चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको पता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के जहाँ इंटरेस्ट होते हैं वो वहाँ स्टॉल करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जांपल UNSC में आप देख लो, एक्सपेंशन में जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, वहाँ पे भी स्टॉल हो रहे हैं। WTO के अंदर जो हमारे इश्यूज हैं एग्रीकल्चर के, जो पीस क्लॉज है, जो हमारा PDS वगैरह है, वो भी स्टॉल करा जा रहा है, डिसीजन नहीं आ रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये चलता रहेगा। तो इससे पहले ही गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि भाई आप जो है करता रहो अपना, हो सकता है आप लोग 20 साल ले लो, लेकिन 20 साल में हमारा तो बहुत रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा ना, क्योंकि नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो गोइंग फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। तो जब डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेगी और आप बोलो कि कोई टैक्स नहीं होगा उस इकोनॉमी में, तो इससे तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी इंडिया के अंदर, और गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, उन्हें लॉस होगा रेवेन्यू, वो तो गलत है। तो दैट इज़ वाई हमने ये इक्वलाइजेशन लिवाई और DST लगा दिया। लेकिन DST जब हमने लगाया तो देन आर एलाई यूनाइटेड स्टेट्स, उसने हम पे प्रोब लॉन्च कर दिया है। प्रोब लॉन्च कर दिया मतलब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है अंडर सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड्स एक्ट। अब ये चीज़ याद रखना, सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट ये उनका है, उस कंट्री का एक्ट है ये कोई ग्लोबल एक्ट नहीं है। इट डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ WTO। यही है अंकल सैम, वो वही करते हैं जो उन्हें ठीक लगता है, चाहे वो WTO के खिलाफ क्यों ना हो। तो ये अमेरिका का हमेशा से रहता है। तो ये यूनिलैटरली इम्पोज करेंगे टैरिफ इफ दे फाइंड एनी काइंड ऑफ एविडेंस कि भाई ये जो है हार्म कर रहा है अमेरिकन इंटरेस्ट को, अमेरिकन कंपनीज को, जो कि भाई टैक्स मांग रहे हैं, हार्म कहाँ कर रहे हैं, 2% मांग रहे हैं, 6%। आप यहाँ 1000 करोड़ 2000 करोड़ कमा रहे हो,
हम आपसे कह रहे हैं उसका 2% दे दो उनको, आपसे वो भी नहीं दिया जा रहा, कमाल है। ठीक है, तो यूनिलैटरली इम्पोज टैरिफ और अदर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ये प्रोब लॉन्च कर दिया है हमारे एलआई अमेरिका ने हमारे ऊपर। ठीक है, कि अगर उन्हें एविडेंस मिला तो वो रिटेलिएट करेंगे। रिटेलिएट कैसे? कुछ हमारे प्रोडक्ट पे टैरिफ वगैरह लगा दें। ये बेसिक याद रखने। Anyways, you can join us on our Telegram channel और YouTube channel. You can download our app for videos और lectures. ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है मैं कंप्लीट कर दूंगा बहुत जल्दी, विद इन जो है 1 वीक और 10 डेज, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आई नो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, तो इसीलिए मैं आज वायरल में भी यहाँ जो है गोली खा के खड़ा हूँ। आपको आवाज़ से पता लग ही रहा होगा, विद इन टाइम ये मैं कर दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।